ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे और वो बात हमारी कहाँ तक पहुँची थी? सील्स तक। आपको याद होगा, अगर मैं आपको ब्रिज करना चाहूँ फ्रॉम द लास्ट क्लास तो क्या था? हमने कल सील्स पर, स्क्रिप्ट्स पर और उनके जो है कम्युनिकेशन पर बात की थी। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़, वेट्स एंड मेजर्स। हमने लास्ट क्लास में वी हैव एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इतना एक्सटेंसिव अगर ट्रेड है, इतना एक्सटेंसिव अगर कॉमर्स का सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि वेट और मेजरमेंट तो ज़रूर होंगे। और यहाँ पर आपको कुछ एक बातें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि यहाँ एक बाइनरी सिस्टम चलता है। बाइनरी सिस्टम क्या है आप जानते हैं, 1 2 4 8 16 32, यानी डबल होता चला जाएगा, 1 से 2 4 8 16 32। इस तरीके का वो न्यूमेरिकल वेट सिस्टम बनाते थे जो कि बाइनरिकल था। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो हायर डिनोमिनेशंस होते थे, जो बड़े वेट करने होते थे, उसके लिए वो 160 200 320 640 इस तरीके के जो है यूनिट्स को वो लिया करते थे। तो यानी दो चीजें आपको समझ में आ गई। इन जो है चर्ट शेप में होते थे क्यूबिकल, और उसमें मार्किंग्स नहीं होती थी वेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत ही छोटा, जिसको आज आप कहते हैं ना रत्ती भर या तोला, उस तरीके का जो स्मॉलर वेट्स है, जो खास तौर पर ज्वेलरी, और ज्वेलरी का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसके बारे में हमने देखा कि वो तो बहुत प्रिवेलेंट है इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो वहाँ क्या करते थे, बहुत सारे स्मॉलर वेट्स भी थे, साथ ही साथ में मेटल स्केल पैंस भी थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स पर रिकवर होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो मेट एंड विजर्स के बारे में आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। अब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन के सराउंडिंग देयर वाज अ डेंस नेटवर्क ऑफ विलेजेस, सो इट इज वेरी ऑब्वियस देयर वाज अ फूड कल्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल। फूड कल्चर क्या है, क्या खाते थे, ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि हिस्ट्री को उस बोर्डम के साथ नहीं पढ़ना है कि नेम्स याद रखने, डेट्स याद रखनी, फैक्ट्स याद रखने, कॉन्सेप्ट समझने, नहीं, एक नैरेटिव बनाना है। उस नैरेटिव में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आकर खाते क्या थे, ये सोचो जरा। वीट है, बार्ले है, लेंटिल है, चिकपी है, सिसेमे है, इस तरीके के, जिसको हिंदी में मैंने लिख दिया है गेहूं, जौ, मसूर, चना और तिल। आज हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कंज्यूम करते थे अलग अलग फॉर्म्स में। अब ये पता नहीं है कि उसमें वो कौन कौन सी डिशेस बनाते थे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ये सारे जो फूड ग्रेन्स हैं, इनके जो सीड्स हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, वो हमने रीडिस्कवर किए। इसकी वजह से हमें पता है कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ये चीज़ें यूज़ किया करते थे। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है बाजरा। खास तौर पर गुजरात, आज भी गुजरात में बाजरा खाया जाता है, राजस्थान गुजरात के इलाके में। सो मिलेट्स आर वेरी प्रिवलेंट इन द गुजरात। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम कहें कि हमारी फूड हैबिट के हिसाब से रोटी तो आ गई, रोटी का मतलब है गेहूं, वीट यहां पर आ गया, लेकिन साथ में चावल भी है। तो चावल वालों के लिए ये पता होना जरूरी है कि जो राइस है वो रिलेटिवली रेयर है, मतलब राइस का यूज जो है बहुत ही प्रिवेलेंट नहीं है। कुछ एक साइट्स पर हमें राइस या चावल मिलता है। ये सारे फैक्ट्स आपको दिमाग में रख लेने हैं। ठीक है ना, सो डाइटरी प्रैक्टिसेस जो है उनकी क्या है। अब कच्चा तो खाएंगे नहीं, ठीक है, कैसे खाएंगे? जाहिर सी बात है कि ये सारे फूड ग्रेन्स है कि इनको किसी न किसी फॉर्म में वो कंज्यूमेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है चार्ड, मतलब कभी कभी जले हुए दाने हमें मिलते हैं, यानी उनको भूनकर वो खाते थे, और सीड्स भी बहुत सारे मिलते हैं, उनको भी वो भून के खाते होंगे। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब हिस्टोरियन कोई राइटिंग करता है, कुछ लिखता है अबाउट द हिस्ट्री, इट डज नॉट मीन दैट इट इज द एंटायर पिक्चर ऑफ द सिविलाइजेशन। सारी सच्चाई हमको नहीं पता चल सकती, क्योंकि कितने साल, कितने हजार साल हो चुके हैं। तो हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पर यह कह सकते हैं कि हमें अभी तक
केवल थोड़े जले हुए और भुने हुए जो चार्ड ग्रेन्स है वही मिलते हैं। अब एक और चीज़ है, भाई फिश जो है वो खाते थे, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो फिश है वो अर्ली स्टेपल डाइट्स में है। सबसे पहले लोगों ने जाकर के समुद्र के किनारे के इलाकों में मछली मारना शुरू किया, नदी या जो भी आस पास में उनके पास वाटर रिसोर्सेज होते थे वहाँ वो फिशिंग करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी फिश है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इसमें जो जितने भी फूड ग्रेन्स हैं या उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सी प्रिवेलेंट नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी है, तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके साथ बात करनी है कि जानवर कौन कौन से थे, एनिमल्स फाइंडिंग्स क्या क्या है, ठीक है ना। सो एनिमल बोन्स जो मिलती हैं हमें आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग साइट्स के ऊपर, उसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कैटल है, मतलब गाय बैल वगैरह तो ही हैं, ठीक है। शीप है यानी भेड़ है, गोट है, बकरी है, बुफेलो यानी कि भैंस है, और पिग है यानी सुअर भी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें उनके टेराकोटा फिगरिन्स में मिल जाती हैं, या उनकी सील्स के ऊपर मिल जाती हैं, या उनकी एनिमल बोन्स मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारे जानवर उस जमाने में इनके अपने सिविलाइजेशनल जो है ना सिस्टम के पार्ट हुआ करते थे। जैसे आज भी हम पेट बनाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल एनिमल्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो है इन जानवरों से परिचित थे और उनको पालते थे, या उनके साथ जो है उनका कम से कम संपर्क तो था किसी न किसी तरह से। अब देयर आर सम बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज सच एज बोर, ठीक है, वाइल्ड स्पेसीज, दीज वर domestic species, meaning they were domesticated, but here you see that there were some wild species too in the Harappan civilization which are known to the archaeologists. अब उसकी बेसिस पर उन्होंने क्या कहा कि हमें जंगली सुअर, ठीक है, वो दिखते हैं, और जाहिर सी बात है हिरन, अभी मैं बात करूंगा, हिरन बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ में घड़ियाल, ठीक है ना, घड़ियाल वो भी आपको मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि कैटल है, शीप है, गोट है, बुफेलो है, पिग है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, और वाइल्ड स्पेसीज भी बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इतनी स्टोरी के अंदर आपने ये सोचा होगा, इतना बड़ा एम्पायर, कहाँ अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ठीक है ना, थोड़ा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा इलाका, सिंध, बलूचिस्तान सब जोड़ लो, आज का पाकिस्तान के भी तमाम हिस्से, इसमें आपको एक जैसे घर मिल जाते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिल जाता है, वेट का सिस्टम मिल जाता है, एक जैसी ज्वेलरी, एक जैसे बीट्स मिल जाते हैं, एक जैसे जो है घर मिल जाते हैं, यानी कोई ना कोई एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो होगी ना, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और यही रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है, या तो पॉलिटिकल या रिचुअल अथॉरिटी, ठीक है, राजा, किंग या पुजारी, यही दो लोग आपको रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो या तो आपको जो पॉलिटिशियंस हैं वो रेगुलेट करते हैं, या फिर उसके साथ साथ आपको जो रिलीजियस गुरुज हैं वो आपको रेगुलेट करते हैं। तो यहां पॉलिटिकल एंड रिचुअल अथॉरिटी की अगर बात हम लोग करें तो कुछ ही चीजें बताती हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्मिटी जो है दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग फॉर हिस्टोरियंस। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी इज इम्पॉसिबल। सो यहां पर वो पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या है, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसी होगी जिसकी बात इस पूरे सिविलाइजेशनल पार्ट के अंदर मानी जाती होगी। और बहुत सी सिमिलैरिटीज में आपको ध्यान रखना है कि एक सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिक डायमेंशंस। ब्रिक डायमेंशंस, आप लोग जो क्लास देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जिस ब्रिक डायमेंशन में आपका घर बना है उसी ब्रिक डायमेंशन में आपके दोस्त का भी घर बना है। और हो सकता है कि कोई दोस्त आपका 1500 किलोमीटर के दूर रहता हो, उसका भी उसी ब्रिक डायमेंशन में घर बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, वेट है, मेजरमेंट है, ब्रिक डायमेंशंस हैं, ठीक है ना, या
अर्बन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कोई ना कोई कंट्रोल तो करता ही करता है। हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय जब लिया जाता था किन्हीं मामलों में, तो एक कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पर रहा होगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम आज की तरह नहीं कि हम जाकर के अपनी सरकार चुन रहे हैं, वोट लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, दे यूज टू टेक डिसीजंस कलेक्टिवली। सो कलेक्टिव डिसीजंस दिखाई देते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग समझ में आती है। और यहां पर कुछ बड़े हाउसेस मिले, जैसे आपको याद है ना कि सिटाडेल, ये जो सिटाडेल है वो क्या है? ये कोई महल है, या क्या राजा रहता था यहां पर, या ये कोई ऐसे बड़े रिचुअलिस्टिक जो है प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर कोई प्रीस्ट रहता था? इस पर काफी डिबेट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किंग्स और पैलेसेस पर बहुत डिबेट है। इसके बावजूद at least we can say that citadels are there, meaning some elites of the society, जो सबसे एलिट लोग हैं वो उस सिटाडेल में रहते होंगे, क्योंकि वो हमने देखा था पहले ऊंचाई पर बना हुआ है, ज्यादातर साइट्स पे उसका फोर्टिफिकेशन भी किया हुआ है, और वहां पर हमको लार्ज बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे द ग्रेट बाथ, इट इज लोकेटेड इन द सिटाडेल, नॉट इन द लोअर टाउन। इट मीन्स that citadel was the center of political, economic and religious activities. So in that way यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि सारे important massive structures are located in the citadel part. So political authority तो वहाँ जरूर रही होगी, अब वो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये स्कल्पचर, इस स्कल्पचर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कोई बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही एलीट पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर, शरीर के ऊपर बहुत ही फाइन फैब्रिक है डेकोरेटेड, उसके ऊपर बाजूबंद जिसको बोलते हैं वो भी पहन के बैठा हुआ है। सो ये प्रीस्ट किंग है। यहाँ आपको जो फैक्ट याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो में ही आपको ये प्रीस्ट किंग मिलता है। ये स्कल्पचर जो है वो मोहनजोदाड़ो से जो है रिकवर हुआ था। सो कई बार हिस्टोरियंस कहते हैं कि यही प्रीस्ट किंग है। अब इसका इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये प्रीस्ट भी है और किंग भी है। सो कई बार सीयूटी में स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और उस स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीस्ट भी है और किंग भी है। ऐसा माना जाता है कि जो किंग है वही प्रीस्ट है, या जो प्रीस्ट है वही किंग है, हाँ, वैसे वर्षा, किसी भी तरह से समझ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है और अब उसका डिक्लाइन आ जाता है। हमने टाइमलाइन के बारे में बात की थी। अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनसीईआरटीज के अंदर चोलिस्तान का एक रेफरेंस दिया हुआ है। डिक्लाइन की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। स्टिक टू द एनसीईआरटीज ओनली, दैट इज द की टू सक्सेस इन द सीयूईटी एग्जामिनेशंस। सो चोलिस्तान इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज, मीनिंग हमें याद रखना पड़ेगा कि अराउंड 1800 BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये चोलिस्तान जो है वो अबेंडेंट सिटी हो गया। अबेंडेंट मतलब खाली हो गया, कोई वजह रही होगी उसके खाली होने की, ठीक है ना। कुछ एक हड़प्पन साइट्स है जो आफ्टर 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा, वो कंटिन्यू टू बी ऑक्युपाइड। वहां पर लोग रहते रहे, बसे रहे, ठीक है ना। लेकिन खास बात क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, मीनिंग डिक्लाइनिंग फैक्टर्स फॉर देयर। सर द सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइनिंग। कैसे डिक्लाइन कर रही है? डिक्लाइन करने का मतलब क्या होता है? अच्छे बड़े बड़े शहर हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स है, बड़ी समृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद चोलिस्तान जैसे इलाके तो एकदम खाली हो गए, और उसके साथ साथ जो बाकी हड़प्पन साइट्स हैं वहां पर मटेरियल कल्चर का डिक्लाइन आपको दिखाई देता है। ये डिक्लाइन क्या है? जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस क्लास। हमने कहा कि धीरे धीरे जो अर्ली हड़प्पा फेज से मैच्योर हड़प्पा फेज में आए, और मैच्योर हड़प्पा फेज के बाद डिक्लाइन के फेज में आए, ठीक है ना। और ये जो डिक्लाइन का फेज है वो कहलाता है लेट हड़प्पन, ठीक है, लेट हड़प्पन। और इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर वाज अ शिफ्ट टू रूरल लाइफ वंस अगेन, मीनिंग दे डेवलप्ड अ वेरी मैच्योर urban civilization, but
After a point, this civilization, faced several crises and started declining. So there is a shift from urban to रूरल लाइफ. दूसरी चीज क्या हो गई, हमने देखा कि एक सिविलाइजेशन है जो इतनी वास्ट है, वाइड स्प्रेड है, ज्योग्राफिकली वेरी वास्ट, but suddenly you see there are some sub cultures or the successor cultures of the हड़प्पन civilization. successor cultures का मतलब हुआ कि कभी वो पार्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन सिविलाइजेशन इज डिक्लाइनिंग, सो दैट्स व्हाई दे सेट अप देयर ओन स्मॉलर कल्चर्स. सारी चीजें जो भी पॉसिबली उन्होंने इकट्ठा किया और कुछ सक्सेसर कल्चर्स वहां पर इमर्ज करती हैं. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरिएटेड. पैसे होंगे तो बड़ा घर बनाएंगे, पैसे नहीं है तो छोटा घर बनाएंगे. हो सकता है किसी एक जगह पे रहते हो जहां बड़ा घर हो, लेकिन वहां से अगर उनको माइग्रेट करना पड़ जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह छोटा घर बनाएंगे. सो ये दोनों फैक्टर्स हैं कि हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में भी डिटोरिएशन हमको दिखाई देता है. और पूरा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अबाउट विच वी टॉक्ड अ लॉट इन द प्रीवियस क्लास. व्हाट वाज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? planned roads, 90-degree crossings. So everything was there, which is part of the very systematic and adequately part of the urban planning. But here you see loss of urban infrastructure and massive public buildings disappeared. Massive public buildings यानी जो बड़ी बड़ी जगहें हमें मिल रही थी वो अराउंड 1800 1900 उसके बाद हमें नहीं मिलती हैं. आप सोचते होंगे कैसे नहीं मिलती हैं? देखो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर, ठीक है. आर्कियोलॉजी के अंदर ये है, मान लो ये लेयर, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर हमें अर्ली हड़प्पा के जो है ना बहुत सारे लेयर्स मिल रहे हैं. फिर ये एक टाइम पर हमें मेच्योर हड़प्पा के लेयर्स मिले और उसके बाद हमें लेट हड़प्पा के लेयर्स मिले, ठीक है ना. सो इस तरीके से स्टडीज होती हैं. सो वहां पर हमें पता चलता है कि बड़ी बिल्डिंग्स अभी नहीं मिल रही हैं. अब बहुत सारी थियरीज आई, उन थियरीज के बारे में आपको नहीं जानना है, आपको एग्जामिनेशन सेंट्रिक रहना है. थियरीज ऑफ डिक्लाइन, एक है क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है ना, मौसम बदल गया. कुछ ऐसे एरियाज थे जो ड्राई हो गए, जो मरुस्थल में या डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है वहां पानी नहीं रहा और उन इलाकों में खेती भी नहीं हो सकती थी, सस्टेनेंस भी नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई पीपल मूव्ड आउट फ्रॉम दोज प्लेसेस टू दोज वंस वेयर वाटर वाज इजीली अवेलेबल. सो वो मूव किए होंगे या बर्बाद हो गए होंगे. दूसरा डिफॉरेस्टेशन. ये भी कहा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन को लेकर एक थीसिस है कि भाई इतना जंगल काट दिया उन्होंने और इसकी वजह से सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई. इस थीसिस में सोच लो, हमने अभी आकर 2024 तक कितना जंगल बर्बाद किया लेकिन सस्टेन कर गए. हड़प्पा के लोग क्यों नहीं कर पाए होंगे? ये थोड़ी वीक थीसिस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आए कि थियरीज ऑफ डिक्लाइन में क्या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कि क्या है. क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है और रिवर शिफ्ट्स है. नदी के बारे में आप जानते हैं, नदी कभी कभी ना ऐसे ऐसे मुड़ के चलती है, ठीक है. जो बिहार से लोग होंगे वो कोसी के बारे में जानते हैं, कोसी अपना पार्ट बदल देती है. और तमाम सारी ऐसी नदियां हैं, जैसे घाघरा एक जो है ट्रिब्यूटरी है, घाघरा अपना पार्ट बदल देती है. जिधर की तरफ वो मूव कर रही है अचानक से किसी तरफ दूसरी तरफ मूव कर जाएगी. तो जब मूव करेगी ना तो वो बर्बाद करेगी. कई सारी जगहों पर ऐसा पता चलता है कि शायद वाटर लेयरिंग हो गई उन साइट्स की. तो वाटर लेयरिंग की वजह से रिवर शिफ्ट्स भी एक थियरी है जो आपको ध्यान रखनी है. बट all these debates together, they cannot provide a very viable and satisfactory explanation that why Harappan civilization collapsed or why the entire Harappan civilization collapsed. Because these theories, climate change हो गया, deforestation हो गया, river shift हो गया, हो सकता है और वो किसी लोकल छोटी सी जगह पर रहा हो, एक इलाका बर्बाद हो गया हो. लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट अ टाइनी सिविलाइजेशन, इट वाज अ वास्ट सिविलाइजेशन. पूरी सिविलाइजेशन कैसे बर्बाद हो गई, इसका कोई अभी सेटिस्फैक्टरी आंसर हमारे पास नहीं है. ये तो स्टोरी हो गई अबाउट द सिविलाइजेशन. नाउ कम टू द अनदर पार्ट. इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये हैं वो हैं, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को खोज निकाला.
इस सिविलाइजेशन की रीडिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना। वो रीडिस्कवरी में जो आपको प्रोमिनेंट फिगर्स याद रखने हैं, एक नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम was the first director general of the archaeological survey of India। आर्कियोलॉजी से रिलेटेड ही बात हम कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was established by the British government in India. So here the first director was Alexander Cunningham, and Cunningham took deep interest in knowing about the Indian past, Indian civilization। बहुत इंटरेस्ट था कनिंगम का, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव सर्वे वगैरह करवाया और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करवाने शुरू कर दिए मिड 19th सेंचुरी में। सो अलेक्जेंडर कनिंगम का कंट्रीब्यूशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स चाइना में बुद्धिज्म पहुंचा, और बुद्धिज्म के वहां जाने के बाद बहुत सारे चाइनीज लोग इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। सो देयर वर सम चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड देयर अकाउंट्स, travelogues, which narrated some of the sites which were inhabited even in the 4th and the 5th and the 6th century in India। so यहाँ पर उन्होंने वो स्टोरी सुनी, उनके बारे में लिखा और बताया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये लगा कि इन्होंने जो लिखा है उसमें वो किसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सुनते सुनाते ही करते हैं, और उनकी बेसिस पर उन्होंने वो एक्सकैवेशन शुरू करवाए गए। कनिंघम जब ये सब कर ही रहे थे तो एक इंग्लिशमैन आया और उसने उनको एक सील दी, एक हड़प्पन सील, मोहर उनको गिफ्ट की। उन्होंने कहा भाई ये मिली है हमें, सो हम आपके लिए लाए हैं, ये बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है। कनिंघम को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ठीक है ना। फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट इंडियन हुआ करते थे, इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दयाराम साहनी। उन्होंने कई सारी सील्स डिस्कवर की हड़प्पा से, और उनको भी अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया, ठीक है ना। और सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, राखालदास बनर्जी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि हड़प्पा की डिस्कवरी में इनमें से कौन कौन जो है ना इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस है। सो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज देयर, दयाराम साहनी वाज देयर एंड राखालदास बनर्जी वाज देयर। सो इनको भी इसी तरीके के सील्स मिली मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। हड़प्पा से दयाराम साहनी को, मोहनजोदाड़ो से राखालदास बनर्जी को ऐसी सील्स मिली। अब इतना सारा क्लू कलेक्ट हो गया, इतने सारे क्लूज आ रहे हैं, सील्स मिल रही हैं, कई जगहों पर मिल रही हैं, दो दो जगहों पर मिलनी शुरू हो गई हैं, तो इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया। अब इसके बीच में एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, मैंने आपको बताया था कि कैसे 1921 में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी, रेल की पटरी बिछाते बिछाते नीचे से पूरी सिविलाइजेशन मिल गई। खुदाई कर रहे थे, उसमें इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे, ब्रिक्स मिलने लगे, स्ट्रक्चर्स मिलने लगे कि भाई बुलाया गया कि भाई देखो इसके अंदर मिल क्या रहा है, और पता चला कि वो तो हड़प्पा था। और इन्हीं सारी चीज़ों पर 1924 में एक और बहुत ही प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडिया। एक नई सिविलाइजेशन हमने खोज निकाली है। जॉन मार्शल भी क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करते थे। आपकी बुक के अंदर एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी जो है बहुत ही इजीली रीडेबल कंटेंट है, बट इट इज एट द सेम टाइम वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू बी अंडरस्टूड। हर जगह पर कुछ ऐसा है जो आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट्स हैं, पिक्चर्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो फोटोग्राफ्स यूज करती है एनसीईआरटी उससे भी आपके सवाल तैयार हो सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एस.एन. रॉय ने क्या कहा, उन्होंने एक बुक लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और उसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखते हैं, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मार्शल को जो इंडिया मिला था उन्होंने उसको 3000 साल बूढ़ा कर दिया, ऐसे कहा जाए। क्यों? बिकॉज इन द बिगिनिंग of the last class I have told you that how the excavation of the Harappan civilizations changed the entire understanding of history. Why?
हम लोग अपने आप को लिमिट कर रहे थे कि ठीक है 1000 साल, 600 साल, 1500 साल, लेकिन जैसे ही हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा तो हम सीधे जाके गिरे 6000 साल बिफोर कॉमन एरा। सो हिस्ट्री और पीछे चली गई, यानी हम और बड़ी सिविलाइजेशन और पुरानी सिविलाइजेशन बन गए। सो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? एस.एन. रॉय। एंड अबाउट मार्शल। ऐसा स्टेटमेंट पूछ सकते हैं और पूछेंगे कि ये किसने कहा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के तौर पे जरूर ध्यान रखना है। ठीक है ना। मार्शल के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हु वर्कड इन इंडिया। प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट से मतलब ये था कि उनकी जिंदगी का प्रोफेशन और पैशन ही यही था कि जगह जगह पर जाकर के हिस्ट्री को जो है ना एक्सप्लोर करना है। और उन्होंने कुछ एक जगहों पर इसी तरीके की ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस पहले भी खोज निकाली थी। कौन सी थी उसके बारे में नहीं सोचना। मार्शल के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब देखिए, इतना तो हो गया, फिर बाद में थोड़ी डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग बनने लग गई और वहां पर न्यू आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स आने लग गई। न्यू आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स के आने का मतलब क्या है कि थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी से स्टडी करने के तरीके बनने लगे। अब ये एक मार्टिनर व्हीलर, REM व्हीलर, ये नाम भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1944 में डायरेक्टर जनरल बने। ठीक है ना, सबसे लास्ट में। हमें याद है ना 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है और 1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनते हैं व्हीलर। व्हीलर ने एक मेथड दिया और उसको कहते थे स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी, स्ट्रेटा होता है ना, चरण होते हैं, या उसको हम कहें कि कई सारी लेयर्स होते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन की स्टडी जो जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर हम कहीं डिगिंग कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो किसने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रेटिग्राफी को? व्हीलर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना। यहां पर आपको ध्यान देना है स्ट्रेटिग्राफी और व्हीलर के ऊपर। ठीक है ना। अब क्या हुआ इसके बाद? आ गया पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन के बाद में बड़ी क्राइसिस हो गई। हमने अभी बात किया हड़प्पा के बारे में, अबाउट मोहनजोदड़ो। पार्टीशन हुआ, दोनों की दोनों साइड चली गई पाकिस्तान में। अब बड़ा क्राइसिस है भाई, इतनी एज ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है ना। हिस्ट्री का रोल यही है। क्या रोल है कि वो हम कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है। ठीक है ना। इस पर हमारा कॉन्फिडेंस से मतलब है नेशनल कॉन्फिडेंस, देश होने का जो मतलब होता है ना, वो यहीं से आता है। सो अब जब इंडिया का पार्टीशन हो गया और उससे पाकिस्तान निकल के अलग हो गया और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे जो हमारे सबसे मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें इस सिविलाइजेशन के नई नई साइट्स निकालनी पड़ेंगी, हम और एक्सप्लोर करेंगे। और उसके एक्सप्लोरेशन शुरू हुए कहां से? कच्छ के बाद में। ठीक है ना, कच्छ के बाद में। और कच्छ से फिर पंजाब और हरियाणा, ये पूरा रीजन जहां पर ये लग रहा था आर्कियोलॉजिस्ट को कि द सिविलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू द हड़प्पा एंड द मोहनजोदड़ो, रादर इट वाज अ बिग सिविलाइजेशन। और इस वजह से उन्होंने इस क्लू की बेसिस पर पंजाब, हरियाणा और कच्छ में एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस हैज बीन स्टार्टेड। और यहां पर बाद में हमें एक के बाद एक बहुत सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स मिलने लग गए। अभी भी इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। उसकी दो वजह हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखना है आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, दो नाम आपको अक्सर सुनाई देते हैं। एक समय आया जब इंडस वैली के अराउंड हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह जो है एक्सकैवेट हुए और वहां के बाद कहा गया कि ये तो इंडस वैली यानी इंडस रिवर के आसपास की कोई एक छोटी सी कल्चर रही होगी। लेकिन बाद में जब इंडस और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से आगे बढ़ गई ये सिविलाइजेशन, तो ये हुआ कि नहीं, सो इट इज नॉट गुड टू लिमिट द एंटायर सिविलाइजेशन टू द इंडस वैली ओनली, सो बेटर
to call it a larger civilization, Harappa civilization, because Harappa was the first excavated city, and number two, all the major and the prominent factors which are intrinsic to the Harappan civilizations were available in Harappa. ठीक है ना? सो यहाँ पर हड़प्पा इसलिए कहा जाता है, अभी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से ही इसको जाना जाता है। जब इंडिया में बहुत सारे एक्सकेवेशंस हो गए तो हमें कालीबंगन की एक मेजर सिटी मिल गई, लोथल की मेजर सिटी मिल गई, राखीगढ़ी की मेजर सिटी मिल गई, बहुत बड़ी, और धौलावीरा ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है ना? सो राखीगढ़ी और धौलावीरा ने तो पूरी कहानी ही बदल के रख दी। कैसे बदली, अब इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? थोड़ी देर में वहां पर आएंगे। अब देखो, हमने काफी कुछ हड़प्पन लाइफ के बारे में बात किया है, ठीक है ना? लेकिन कुछ एक आर्टिफैक्ट्स, कुछ एक जो है स्कल्पचर्स वगैरह पर आपको ध्यान देना होगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर गॉडेस, ठीक है, ये है मदर गॉडेस। ये एक टेराकोटा फिगरीन मिला, और ये टेराकोटा फिगरीन जो है, जाहिर सी बात है मदर है तो फिर वो विमेन फिगरीन है, एंड इट इज हेविली ज्वेल्ड, बहुत ज्यादा उसने गहने वहने पड़े जो है पहने हुए हैं, और एक हेड ड्रेस उन्होंने लिया हुआ है, कोई पगड़ी जैसा चीज है जो, ठीक है ना, वो उन्होंने पहना हुआ है। सो इसको कहा गया कि इट इज परहैप्स द प्रोटो मदर गॉडेस, जो आदि शक्ति, जिसको मान लीजिए आप, या माता या दुर्गा माँ या जो भी है ना, जिसको भी आप मानिए, तो ये मदर गॉडेस के तौर में पूजा इसकी की जाती रही होगी। ठीक है? इसके अलावा हमने द ग्रेट बाथ के बारे में भी बात की थी, और फायर अल्टर्स के बारे में भी बात की। फायर अल्टर्स यानी जहां पर ऐसा लग रहा है कि वेदिकाएं हैं, यज्ञ वगैरह हो रहे होंगे या कुछ हवन वगैरह हो रहे हैं, तो फायर अल्टर्स भी मिल रहे हैं कई सारी जगहों पर। ठीक है? और उनमें सबसे प्रोमिनेंट है कालीबंगन एंड लोथल। दो फैक्ट एक ही पॉइंट में। नंबर वन, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ से हमें पता चलता है कि शायद ये कोई रिचुअलिस्टिक बात था, जिसके बारे में हमने बात की थी ना लास्ट क्लास। और दूसरी है फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स यानी यज्ञ वेदिकाएं उनको कह सकते हैं। और ये कहां से मिली हैं, आपको याद रखना है, कालीबंगन से खूब सारे इस तरीके के फायर अल्टर्स मिलते हैं, और लोथल से भी खूब सारे फायर अल्टर्स मिलते हैं। यानी हमें लगता है कि रिलीजन जो है वो काफी ज्यादा डेवलप था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। रिलीजन के बारे में हमने बात की कि फायर अल्टर्स भी हैं, एक मदर गॉडेस जैसा फिगरिन भी हमारे पास में है, और हम देखेंगे एक यूनिकॉर्न भी है, एक श्रृंगी गैंडा जैसा। ठीक है ना? सो यहां पर ये यूनिकॉर्न आपको एक सील के ऊपर दिखाई देता है, और ये सील कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो आपसे कोई कहेगा फायर अल्टर कहां से मिले हैं, तो कालीबंगन लोथल से मिले। यूनिकॉर्न कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है? मदर गॉडेस या मातृ देवी कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये आपको अपनी फैक्ट शीट की तरीके से ध्यान रखना होगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखिए, एक योगी है, ठीक है ना, एक योगी है, और वो योगी कौन है? ये योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? इस तरह से हाथ रखते हैं। आज भी आप योगासन वगैरह कर रहे हो या मेडिटेशन वगैरह आपने किया हो या देखा हो, तो ऐसे ही तो योग होता है। तो ये योगी की मुद्रा में, योगी पोस्चर में एक जो है ना हमें सील मिलती है, और ये सील भी आपको कहां से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है। मोहनजोदाड़ो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन था। ठीक है? अब यहां इसके सराउंडिंग कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है? इसके सराउंडिंग कुछ एनिमल्स हैं। आज भी शिव को पशुपति कहा जाता है। पशुओं के भी वो पति हैं, मतलब पति से मतलब स्वामी हैं। ठीक है ना? पशुओं के भी हैं, भूतों के भी हैं, प्रेतों के भी हैं, मनुष्यों के भी हैं, देवताओं के भी हैं, सबके स्वामी हैं। सो ये जो पशुपति हैं ना, उनके चारों तरफ जानवर उनको घेरे हुए हैं। इस इमेज की बेसिस पर, जो एनसीईआरटी जिसकी डिटेल नहीं देती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इमेजेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स में इमेजेस पर क्वेश्चन आए हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके सराउंडिंग एनिमल्स क्या है। आपको दिख रहा है एलिफेंट, हाथी है। ठीक है? यहां पर आपको हाथी दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको टाइगर दिखाई दे रहा है यहां पर। तीसरा,
राइनो है, ठीक है, और ये आ गया राइनो और ये आ गया बुफेलो, ठीक है। ये 4 एनिमल्स हैं। फोटो पे भी सवाल आएगा, आपका सवाल ठीक हो जाएगा। इन क्लासेस को देखने के बाद में बिल्कुल नहीं घबराना, सीयूईटी क्रैक हो गया, ठीक है ना। हिस्ट्री डोमेन की चिंता नहीं करनी है इन क्लासेस के बाद में, सब कुछ यहीं से आना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं। तो इमेजेस को भी हमने यहां पे कैप्चर कर लिया एज फैक्ट कि आपने क्या कहा, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुफेलो है, और नीचे आपको 2 डियर दिखाई देते हैं, 2 डियर दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये जो योगी का जो हमारा जो सील है उसके ऊपर कौन कौन से एनिमल्स हैं, उसमें 4 जो है ना आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उन ऑप्शंस में जाकर के आपको एक एक 2 3 4 जो है ऑप्शंस होंगे, और फिर उसमें बताना पड़ेगा कि 1 2 3 या 1 2 4 या 1 2 3 4 सारे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ कॉनिकल स्टोन्स हैं, ठीक है। जो कॉनिकल स्टोन्स हैं उनको कहा जा रहा है कि ये कॉनिकल स्टोन्स जो है ये है लिंगास, शिवलिंग, ठीक है, जिनकी पूजा आज भी होती है। देखो हम कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। आपको हिस्ट्री पढ़ने का मजा यही है कि आप हिस्ट्री यहां पढ़ रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अरे यार हिस्ट्री तो हमारे आसपास बिखरी पड़ी थी, हमें बस उसको कनेक्ट कर देना था, ठीक है ना। कनेक्ट द डॉट्स। क्या डॉट आया आपको, मदर गॉडेस मिल गई, मदर गॉडेस मिल गई, और आपको यहां पर शिवा भी मिल गए। इनको कहा जाता है कि ये शायद प्रोटो शिवा हैं, ठीक है ना। प्रोटो शिवा यानी शिवा का आदिम रूप यहां पर आपको दिखाई देता है, और वहां पर लिंग पूजा भी है। जो कॉनिकल जो स्टोन्स हैं उनसे इसका अंदाजा लगाया जाता है। फिर एक चीज जो आपको देख के रखनी है कि ऋग्वेद के अंदर जो कि कंपाइल्ड हुए हैं 1500 टू 1000 BCE, यहां उल्टा चलता है, ठीक है। ये ध्यान है ना आपको, ये जरूर ध्यान रखना है कि यहां से तो हम 1 2 3 4 से लेकर के 2024 तक चले आते हैं, लेकिन यहां जब उल्टा जाएंगे ना तो मान लो हमने लिखा 1500 और यहां पर होगा 1000, ठीक है। तो ये उल्टा चल रहे हैं यहां पर, और ये हो गया, ठीक है, ये कॉमन एरा यहां से शुरू होगा, ठीक है, कॉमन एरा यहां से शुरू होगा। सो 1000 टू 1500 टू 1000 के बीच में क्या कंपाइल हुआ, ऋग्वेदा कंपाइल हुआ। और ऋग्वेदा एक गॉड का जिक्र करते हैं जिनका नाम है रुद्र, और आप जानते हैं कि रुद्र जो है वो भी शिव ही है, ठीक है, शिव के अंश ही रुद्र हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो रुद्रांश है, यानी शिव जी ही है, ठीक है, शिव जी का ही अंश है। तो ऋग्वेद में आपको रुद्र मिलते हैं, ठीक है ना, और लेटर पुरानिक ट्रेडिशन में रुद्र नाम शिव का मिलता है। तो यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं वो आज भी चल रही हैं, इसलिए हम इतनी कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बहुत पीछे तक जाता है। अब देखो यहां पर थोड़ी मुश्किल होती है, स्टोरी सुनने में, नैरेटिव सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई टूल मिला, कोई टूल मिला, उस टूल का इस्तेमाल क्या होता होगा, वो टूल हथियार है या औजार है, किस तरह से उसका इस्तेमाल हो। जैसे मान लीजिए आपको हैंड एक्स मिलती है, तो हैंड एक्स से आप जो है कुल्हाड़ी से किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। जैसे परशुराम का जो हथियार है वो तो हैंड एक्स है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, और उसी कुल्हाड़ी से आप जंगल भी साफ कर सकते हैं। तो अब हिस्टोरियन के सामने चैलेंज होता है, आर्कियोलॉजिस्ट के सामने चैलेंज होता है कि उसका पर्पस क्या है। एनसीईआरटी आपको ये सारी बातें समझाती है कि आप समझिए कि हिस्ट्री जो है बनती कैसे, लिखी कैसे जाती है। दूसरी चीज़ है ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट मिल गया, अब आदमी पहनते थे, औरत पहनते थे। अगर आपने कुछ पुराने पीरियड सीरियल्स देखे हो या मूवी देखी हो तो आपको दिखाई देगा कि आदमी भी कर्णफूल पहन रहे हैं, कान में जो है कुछ रिंग्स वगैरह पहन रहे हैं, बैंगल्स पहन रहे हैं, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन रहे हैं, पगड़ी है, दुपट्टा है, सब कुछ लिए हुए हैं, यानी मेल फीमेल दोनों यूज़ कर रहे हैं। सो अभी उसके मीनिंग्स निकालना कि ये ऑर्नामेंट कैसे यूज़ होता था उसको देखना। रिचुअल ऑब्जेक्ट अगर कोई मिला,
जैसे अभी पिछली स्लाइड पे हमने बात की कि कॉनिकल जो है शेप की कुछ चीज़ें जो मिली, उनके लिए कहा जा रहा है कि ये जाहिर सी बात है कि हम बाद की जो प्रैक्टिसेस से उसको कोरिलेट करते हैं कि ये क्या होगा, ये शायद जो है लिंगाज हैं जिनकी पूजा की जाती होगी। ये सारी चैलेंजेस, इंटरप्रिटेशनल चैलेंजेस जिनको कहते हैं ना, इंटरप्रिटेशनल चैलेंजेस मीनिंग कि हमको कुछ मिला तो अभी द चैलेंज इज हाउ टू इंटरप्रेट इट, इसका यूज क्या है, वो सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का भी फ्रेम हो एनसीईआरटी से और उसमें लिखा जाए कि एक आर्कियोलॉजिस्ट के चैलेंजेस इनमें से क्या होते हैं या क्या नहीं होते हैं, इस लिहाज से आपको इसको ध्यान रखना है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और उस टेक्नोलॉजी से हमें एक बार फिर से इंटरप्रिटेशंस करने पड़ते हैं, या उसको कहें कि उसके री इंटरप्रिटेशंस भी करने पड़ते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा साउंड है, ज़्यादा एडवांस्ड है, सो हो सकता है कि वो जो हमारी अर्लियर अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी पिछली समझ है, उसमें एक रिवीजन कर दे, तो ये भी चैलेंज आता है साथ में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अर्ली कंक्लूजन्स अपने आप में एक चैलेंज बन जाते हैं। अर्ली कंक्लूजन्स का मीनिंग क्या हो गया? अर्ली कंक्लूजन्स का मीनिंग हो गया कि जैसे मैसेकर हुआ मोहनजोदाड़ो में, ऐसा कुछ अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की एक साइट है जहां पर एक वेल है, एक कुआं है, उसके पास में कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड, सो आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटेड दैट इट वाज परहैप्स अ मैसेकर और इसकी वजह से ये लोग मर गए थे। लेकिन बाद में ये कहा गया कि नहीं, उनका अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उनका बोन स्टडी कर रहे हैं, तो उनके जो है ना चोट के किसी के निशान नहीं है, तो अगर हमला होता और वो मरते तो चोट से ही मरते ना, तो बाद में उसको कहा गया कि नहीं, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो अर्ली कंक्लूजन्स में नहीं जाना है, ये भी बात आई। फिर कुछ लोगों ने उसको ऋग्वेदा के साथ कोरिलेट किया कि इंटीग्रेट करो, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आप सीधे चले जाओगे ऋग्वैदिक एज में। तो ये कहा गया कि इफ यू नो ऋग्वेदा मेंशन सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पास्ट ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, उसके भी अतीत के बारे में कुछ बात करता है, तो व्हाई नॉट कनेक्टिंग द ऋग्वेदा विद द हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, सो इट वाज अ न्यू इंटरप्रिटेशन, अ न्यू काइंड ऑफ इंटरोगेशन टू द फैक्ट। यहां पर नई नई तरीके से हम जानकारियां जुटा रहे हैं। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने बात की कि 1925 में हड़प्पा का एक्सकैवेशन होता है। और ये जो स्केलेटन्स मिले थे, जो मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ये ऑर्नामेंट्स को जो है ना पहने हुए थे, और एक एरिया में मोहनजोदाड़ो के ये मिले, ये फैक्ट की तरह इसको आपको याद रखना है। अब इसी मैसेकर थ्योरी को हम समझने जा रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन व्हीलर देते हैं। व्हीलर क्या कहते हैं कि देखो, अगर ऋग्वेदा को पढ़ेंगे तो ऋग्वेदा में देयर इज अ टर्म दैट इज पुर, PUR। पुर का क्या मतलब होता है? एक रैम्पर्ट और फोर्ट। सो ऋग्वेदा मेंशंस पुर जो है एज अ फोर्ट, और उसी के साथ साथ द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइटी इन द ऋग्वेदा इज इंद्र। ऋग्वेदा का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। और इंद्र का एक नाम है पुरंदर। पुरंदर का मीनिंग है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, जिसने की फोर्ट्स को, किलों को डिस्ट्रॉय किया। सो पुरंदर इज इंद्र एंड इंद्र इज पुरंदर, एंड पुर्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। एंड यू रिमेंबर that in the Harappan civilization in most of the cities there is a citadel, यानी कि एक फोर्ट है। सो ये मॉर्टिनर व्हीलर ने ये एक इंटरप्रिटेशन कर दिया कि भाई यही है, इसका मतलब है कि आर्यन इन्वेजन हुआ और आर्य जो है आए, उन्होंने अटैक किया हड़प्पन सिविलाइजेशन पर और उसके सिटीज के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रॉयड। तो आपको क्या करना है? पुरंदर ऋग्वेदा वाला आर्गुमेंट कहां किसने दिया? व्हीलर ने। यह आपको याद रखना है। लेकिन जॉर्ज डेल्स, उन्होंने 1960s में यह कहा कि ये जो है ना, इट इज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट, ठीक है। एंड ही क्वेश्चन द मैसेकर थ्योरी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रही है ये चीज, कि एक तो वो चीज हुई कि आपको बात की स्टडीज से पता चला,
डेल्स ने ये कहा कि ये जो अलग अलग टाइम पीरियड है, मतलब ये जो स्केलेटन्स जो कि रिकवर किए गए थे मोहनजोदाड़ो से, उनका टाइम पीरियड और जो है ना आर्यंस का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में डिफरेंस है। इस वजह से इट इज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्या याद रखना है, जॉर्ज डेल्स ने इसको काट दिया, ठीक है, इस पूरे आर्गुमेंट को काटा। हिस्ट्री ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है ना, डिबेट्स है, आर्गुमेंटेशंस है, एक दूसरे के आर्गुमेंट्स के अंदर रिविजन्स है, चैलेंजेस है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो दो मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो कहां गए? पाकिस्तान। इंडिया के पास नहीं रह गया, और इसी वजह से कच्छ, हरियाणा, पंजाब में एकदम एक्सकावेशन शुरू कर दिए, और वहां पे मैंने आपको बताया था राखी गढ़ी, और तभी मैंने कहा था मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे आखिर में बताऊंगा। राखी गढ़ी इज टुडे द लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी। सबसे बड़ा शहर कौन है? हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदाड़ो नहीं है, कौन है? राखी गढ़ी। सिंपल फैक्ट है, नजर जमा के रखनी है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहां है राखी गढ़ी? अगर राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट है, सबसे बड़ा सिटी है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 550 हेक्टेयर्स में फैला हुआ एक मैसिव सिटी है राखी गढ़ी। सो ये थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी स्टोरी। मैंने फिर यही कहना है आपको कि इन क्लासेस के बाद आपको कुछ भी घबराना नहीं, सब कुछ आ गया। प्रोबेबल जो जितने भी फैक्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और आपको समझा दिया, और एक नैरेटिव बना दिया, एक कहानी बना दी। उस कहानी के अंदर ये फैक्ट्स आ गए, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको मेमोराइजिंग टेक्निक्स हम सिखाएंगे, कैसे पढ़ें, कैसे अपने फैक्ट्स को रिटेन करना है वो भी हम सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपने कोर्स वर्क के दौरान, और बहुत एक्सटेंसिव आपको मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने सारे सवाल कर लोगे, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे कि उसके बाद आपके लिए जो है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन ही नहीं, हिस्ट्री नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत आसान हो जाएंगे। उसके लिए आपको एकदम बेफिक्र रहना है। आप देख लो कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, और उनको जब एक बार आप समझ लेते हो तो आप ये समझ जाते हो कि आपको किताब को पढ़ना कैसे है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। What is the question? Question is which of the following statements are correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? और यहां पर आपको थोड़ी मैं स्मार्ट टेक्निक्स जो है सिखा दूंगा। कई बार होता क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमवर्क में बहुत घबरा जाते हैं कि साहब ये 5 के 5 मुझे कैसे पता होंगे, कैसे याद होंगे। तो मैं आपको सिखाता हूं, सबको पढ़िए। हड़प्पन सील वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इज इट ट्रू? ट्रू, ठीक है ना, ये तो सही है। यानी कि ए आपका जो है जहां पर नहीं है वो वाले आपको कैंसिल आउट कर देने हैं, 3 बचे। अगला पढ़ो। हड़प्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोज अनेबल टू रीड इट, ठीक है ना। इसको आप कंफ्यूज कर जाओगे, मुझे पता है, लेकिन आप इसमें कन्वेज जो है कंफ्यूज कर जाओगे कि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसको पुट ऑन होल्ड। हड़प्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम। गलत है ना, संस्कृत तो नहीं लिखी है, स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं जा पाई, ठीक है, इस वजह से ये वाला गलत है। यानी सी अगर गलत है तो सी जहां भी होगा एक और जो है आपका क्रॉस हो गया। 2 ही ऑप्शंस बचे ना, कंफर्टेबल हो रहे हो। अब अगला, हड़प्पन सील्स हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शन ऑन देम। फॉल्स है ना, अगर फॉल्स है तो डी जहां भी है वो भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? अब तो आ गया आंसर, ठीक है ना, ए बी एंड ई ओनली, यानी बी जिस पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये वाला सवाल आपके सामने या स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत आराम से आपने इसको कर दिया। ई पढ़ लो। सम हड़प्पन सील्स शो वाइडर स्पेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। याद है ना, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है क्योंकि वो क्रैम्पिंग आती है लेफ्ट में, इस वजह से ये भी सही हो गया। क्लियर? मिल गए मार्क्स, हो गया टॉप, ठीक है ना। अभी यहां
अगला देखो, एक क्या था, स्टेटमेंट वाला, A, B, C, D, E. There are 5 statements and there are 4 options. And you will have to choose the correct answer from the options given below. So that is a bit complicated model of questioning. So CUET ये करता है, आपको इसके लिए तैयार रखना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. Name the first site from where the Indus Valley civilization was discovered. कर लोगे एकदम? सिनौली, कोई बात ही नहीं हुई, कंफ्यूज करने के लिए डाला. हुलास, आपके सिलेबस सीयूईटी के और एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं आया. राखीगढ़ी का आया, हड़प्पा का आया. आ गई ना स्टोरी सामने. हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी विच वाज एक्सकेवेटेड. एक तो यही पॉइंट आ गया. दूसरा क्या आ गया कि भाई पार्टीशन के बाद हमने जब बड़ी मेहनत करी तो राखीगढ़ी मिल गया. ठीक है, सो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? 1, हड़प्पा. सिंपल सवाल भी आते हैं और सिंपल सवाल जरूर सही होने चाहिए. अब एक थर्ड मॉडल है. ये सारे सवाल हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मॉडल दिखाने के लिए यहां पे लाया हूं कि आप मॉडल देख लो कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं. अब मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ठीक है, एक लिस्ट हो गई 1, एक लिस्ट हो गई 2. इन क्वेश्चंस को देख करके भी बच्चा बहुत घबरा जाता है. इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो. ठीक है, एक सवाल आ गया. प्लग्ड फील्ड्स, दूसरा आ गया. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, तीसरा आ गया. और वाटर रिजर्वॉयर्स, चौथा आ गया. ठीक है ना, कनेक्ट करना है. अब देखो, ध्यान दो, इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है. अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कुछ भी ध्यान आ रहा हो, डी से लेकर ए तक कोई भी फैक्ट आप कॉन्फिडेंट हो, इसलिए मैं रैंडम कुछ चुन लूंगा. मैं रैंडमली आपको ये कह रहा हूं कि वाटर रिजर्वायर आपको मालूम है ना कि धौलावीरा में मिला, हमने पढ़ा ना पिछली क्लास में. यानी डी का तो 3 है. डी का 3 है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट. क्लियर ना? डी का 3. अब देखो दूसरा प्लग्ड फील्ड, आपको याद है अगर हमने बात की थी, हाँ, इसीलिए हमने कहा था कि प्लो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. ये कहा गया कालीबंगन और बी में हो जाएगा 1. तो बी में यहां पर हो गया 1 और यहां से आपका आंसर हो गया. मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे. बहुत आराम से 1 या 2 क्लूज से आपके सारे अदर ऑप्शंस कैंसल आउट हो जाएंगे. तो आपने देख लिया कि वो तो कैंसल आउट हुआ और ये भी कैंसल आउट हो गया और 1 ऑप्शन ठीक हो गया. अब तुम देख लो ए का 4, इसको एक बार देख लेना होगा. ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग आपको याद है ना, चोलिस्तान, उसमें हमने लिखा था. और यहां पर आपका हो गया ट्रेसेस ऑफ कैनाल, शोरतुगाई. क्लियर हो गया? बहुत आराम से आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, आप उसका हल निकाल लेते हो. फिर आ गया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. यहां पर भी आपको वही करना है. शेल, शेल, शंख, लैपिस लजूली, कार्लेनियल और स्टेटाइट, 4 ऐसे रॉ मटेरियल्स दे दिए और दूसरे एंड पे क्या कर दिया, उनके जो है ना जो साइड्स है उनको लिख दिया. याद है ए का 2 नागेश्वर से और बालाकोट से शेल्स मिलते हैं, यहां पर उन्होंने केवल नागेश्वर दिया. नागेश्वर अगर 2 है तो आपने एक फैक्ट निकाला और आपको एक ही फैक्ट में आपका आंसर हो गया. ध्यान रखना, डरना नहीं है. सीवीटी मित्रा के साथ जो पढ़ाई करने का मसला है वो यही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना सीवीटी का, वो ऐसे हंसते हुए अंदर जाओगे, हंसते हुए बाहर आओगे. तो ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है. अब मैंने कहा कि एक ही बार में आपने सही आंसर यहां पर दे दिया और आपने केवल एक फैक्ट पे ही ध्यान दिया कि नागेश्वर में शेल हमको मिलता है. ए का 2 हो गया, चलो क्रॉस चेक भी कर लो, ऐसा तो नहीं है कि एक की बेसिस पर ठीक नहीं है. बी का 1 शोरतुगाई, लैपिस लजूली, याद है ना, क्लास में ही डिस्कस किया, शोरतुगाई. सी का 4 कार्लेनियन, लोथल से मिल रहा है. और डी का 3 साउथ राजस्थान से आपको स्टेटाइट मिल रहा है. सो स्टेटाइट या सेलखड़ी, हिंदी में उसको सेलखड़ी भी बोलते हैं. सो ये जो क्लास थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, आपका एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यहां पर हो गया. बचता क्या है, पढ़ें कैसे, रिवाइज कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें, ये आपको हम अपने पूरे कोर्स के अंदर सिखा देंगे.
नंबर 2, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस के बाद आपको उसके एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजर से छूट जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।